हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराने के क्या फायदे हैं, तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जब भी एक लॉ स्टूडेंट अपनी 3 साल या फिर 5 साल की जर्नी को फिनिश कर लेता है तो वो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग होती है। और इसके साथ ही अगर उसने ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम दे दिया है और उसने BCI में यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है एज एन एडवोकेट, तब तो फिर भैया लगता है कि हम ही हावी स्पेक्टर या माइक रॉस है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे बेनिफिट्स की जो आपको मिलते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा के। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो 5वां पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे पास है आपके लिए एक सवाल जिसका जवाब मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो सवाल है कि जब भी आप अपने रेस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो एज एन एडवोकेट, तो वो उसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है? 5 साल, 3 साल, 2 साल या फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती? तो इसका जवाब आप दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। हालांकि एट लास्ट एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि हम एक लॉयर से एक एडवोकेट बन जाते हैं। यानी कि देखिए, हर वो इंसान जिसने लॉ की पढ़ाई की है और उसके पास लॉ की डिग्री है वो हो गया लॉयर। अब जब ये लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं अपना, तब वो बन जाते हैं एडवोकेट। मतलब अब आप फ्री हो जाते हैं कि आप अपने क्लाइंट्स को कोर्ट रूम में रिप्रेजेंट कर सकें। इसके बाद आते हैं सेकंड एडवांटेज पे, तो वो ये है कि आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और बहुत ही प्यारा डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी लॉ ऑफिस के वॉल पे जाता है। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने के बाद आप इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का एक अलग से एग्जाम देना होता है। उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट में एज ए लॉयर, एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो इसके बाद आते हैं तीसरे एडवांटेज पे, जो ये है कि आप काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जैसे कि अगर आपको जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना है, आप जज बनना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके बाद हम आते हैं IBPS के एग्जाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर आपको बैंक में लॉ ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैग का जो एग्ज़ाम होता है, जज एडवोकेट जनरल, ये एक पोस्ट होती है, लीगल पोस्ट होती है, जो कि आपको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाने के लिए होती है। और इसकी भी एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए। और इसके बाद अगर और हम बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर आप कॉर्पोरेट काउंसिल बनना चाहते हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं चौथे एडवांटेज पे, और चौथा एडवांटेज ये है कि आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेलफेयर स्कीम के अंडर काफ़ी सारे और बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे कि आपको 5 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है। इसके अलावा 5 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाता है। और मान लीजिए कि आपको कोई सीरियस डिसीज़ हो जाता है, तो उस केस में भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि ये मॉनेटरी बेनिफिट इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको जो डिसीज़ हुआ है वो कितना सीरियस है, और इसकी आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। तो जो 5वां पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं अपनी फैमिली में, तो आप इस चीज़ से कनेक्ट ज़रूर करेंगे। तो जो 5वां बेनिफिट है वो ये है कि जैसे ही आप एनरोल करवा लेते हो अपने आप को एज एन एडवोकेट, उसके बाद आपने गाड़ियों के पीछे देखा होगा एडवोकेट का वो ब्लैक वाला स्टिकर लगा हुआ होता है। तो वो जब आप लगा के अपनी गाड़ी में घूमते हो, आपकी 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर में, तो वो बहुत ही शान से सिटी में घूमने वाली फीलिंग होती है, जिससे आप औरों को ये मैसेज देते हो, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, कि भैया द न्यू एडवोकेट इज इन द टाउन। तो ये हो गए 5 बेनिफिट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने के। और इसके बाद हम आ जाते हैं उस सवाल पे जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था। तो देखिए, उस सवाल का ऑप्शन है 2 साल की वैलिडिटी होती है जब भी आप अपने पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। और फिर ये जो 2 साल का टाइम है, ये आपको टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपना AIB का एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए, यानी क्लियर कर लीजिए, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल करवा लीजिए एज एन एडवोकेट। अब जब आप एनरोल करवा लोगे, तब तो फिर आप देश के किसी भी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो।
पर बाय दैट टाइम जो 2 साल का पीरियड है उसमें आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। अब ये जो वैलिडिटी है ये ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप AIB दे ही नहीं सकते, लेकिन 2 साल का ये एक प्रोविजनल जो है वो एनरोलमेंट होता है, और ये प्रोविजनल एनरोलमेंट 2 साल का अगर एक्सपायर हो गया तो आपको फिर से एनरोल करना पड़ेगा और उसके बाद ही फिर आप AIB का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप लॉ